जब से गठबंधन की सरकार गिरी है और 28 तारीख को यानी कि 28 जनवरी को जो बीजेपी ने खेला खेला है उसको लेकर के अब सबकी नज़र 12 फरवरी को है कि आखिर अब क्या होगा। 12 तारीख को जो बहुमत साबित करनी है अब क्या होगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आरजेडी के विधायक है सतीश कुमार दास जी। सबसे पहले सर क्या कुछ कहिएगा 12 तारीख को जो आप लोगों की भी बहुमत साबित करनी है। देखिए 12 तारीख को हम लोग को बहुमत नहीं साबित करनी है। 12 तारीख को असल में जो जनता में अविश्वास वाली जो सरकार है उसने स्पीकर महोदय के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिस पे बिहार की जनता विश्वास नहीं करती है, जिसने अपना ही विश्वास मत हासिल नहीं किया है वो स्पीकर पे अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। तो उस पर चर्चा होगी, उस पर वोटिंग होगी और वोटिंग के माध्यम से पता चलेगा कि स्पीकर साहब के पक्ष में कितने विधायक हैं और इनके पक्ष में कितने हैं। यदि स्पीकर साहब के पक्ष में ज़्यादा विधायक हो जाएंगे तो इनका विश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या लग रहा है सर कि आपने जैसे कुछ देरी पहले कहा कि हमें जनता का भी कॉल आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि सरकार की क्या स्थितियां हैं, तो इससे आप जनता बहुत क्या कहते हैं पसोपेश में है। जनता चाह रही थी कि ये सरकार कंटिन्यू करे। जिस तरीके से रोजगार देने का काम हो रहा था, जिस तरीके से जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जारी किया गया और सदन में फिर उस रिपोर्ट के आधार पर 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की बात की गई, जिस तरीके से आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया और आपने देखा कि 12% से पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर के 18% किया गया, अति पिछड़ों का आरक्षण 18% से बढ़ा के 25% किया गया, अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% बढ़ा करके 20% और जनजाति का आरक्षण को दुगना करने का काम किया, 75% आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। ऐतिहासिक काम हुआ। तो जनता चाह रही थी कि सरकार कंटिन्यू करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर और दबाव नीतीश कुमार हेमंत सोरेन के जैसा नहीं झेल पाए, केजरीवाल के जैसा नहीं झेल पाए और नीतीश कुमार जी सरेंडर करने का काम किए और यहाँ पर अच्छी भली सरकार खत्म हो गई और एक जनता को झांसा जुमला देने वाली सरकार बन गई है। नीतीश जी दिल्ली से जैसे ही आते हैं पटना और एक बयान में कहते हैं कि अब फिक्स हो गए अब बीजेपी की तरफ। कि ये फिक्स हो गया कि नीतीश कुमार जी की पार्टी खत्म हो जाएगी। पार्टी खत्म। हाँ, जब जब नीतीश कुमार जी कसम खाते हैं, जब जब नीतीश कुमार जी पूरा कड़ा टाइट होकर के बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। अब कहीं नहीं जाएंगे तो मतलब जाने वाले हैं। अब बिहार की गद्दी से परमानेंट जाने वाले हैं। बिहार की गद्दी से। हाँ, कल एक प्रोग्राम रखा जाता है बीजेपी की तरफ से गांधी मैदान में और उसमें बिहार के अभी नए नए उप मुख्यमंत्री सम्राट जी बोलते हैं कि हमारी आने वाले समय में पूर्णतः बीजेपी की ही फुल बहुमत से सरकार बनेगी। देखिए हमने एक आसाराम का नाम सुना था। आसाराम बापू का। हाँ, ये झांसाराम है। एक पलटू राम, एक झांसाराम की सरकार है। जिस तरीके से बिहार की जनता को इन्होंने कहा कि हम पगड़ी बांधे हैं, जब तक नीतीश कुमार को मट्टी में नहीं मिलाएंगे तब तक हम ये पगड़ी साफा नहीं खोलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए तो झांसाराम हुए कि नहीं। तो झांसा देने का काम इन्होंने बिहार की जनता को किया। तो इनके बात पर कोई विश्वास नहीं करता, इनका बात को बिहार की जनता दूध भात लेती है। सरकार 17 महीनों समथिंग चली है, उस समय में आपने एक जो काम किया है गठबंधन की सरकार में रहते हुए तो पोस्टर भी जारी करके लोगों को बता भी रहे हैं कि हमने इतना काम किया है। 10 उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन नीतीश जी साफ साफ बोल रहे हैं कि क्रेडिट कोई और ले रहा है। देखिए क्रेडिट, एक चीज बताइए, बिहार में सबसे बड़े दल हम थे सरकार में, जिन विभागों में काम हुआ मंत्रालय हमारे पास था, हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता युवाओं के जोश जुनून तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम के रूप में थे। तो भैया काम हमने किया तो क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे। यदि 17 साल में आपने भी काम किया तो उसके बगल में अभी 17 साल का पोस्टर लगाइए कि हमने क्या किया, जाति आधारित गणना करवाया, 17 साल में कितने लोगों को नौकरी आपने दिया वो भी लगाइए आप जा करके। 17 साल में क्या आपने 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, लगाइए। 17 साल में क्या 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को आपने राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, तो लगाइए। तो हमने 17 महीना में एक काम किया है, इसलिए हम लगाए हैं और जनता उस पोस्टर पे मुहर लगा रही है।
आप तो सब लोग जानते हैं, आप जब आपकी भी सैलरी रुकी थी तो आपने विधानसभा से भी आग्रह किया था और सरकार से भी विनती की थी। चलिए, तो अब बीपीएससी के जो बच्चे, जो छात्र स्टूडेंट हैं, जो एग्ज़ाम दिए हैं, वो टीआर 3 में भी अपनी मांग रहे हैं। जैसे 1 में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, तो 3 में होना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि वो लोग अक्सर आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, बीपीएससी के बच्चे जिनका नहीं हुआ है, मौका से वंचित नहीं हाँ। करना चाहिए, ठीक है? और मौका उनको मिलना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बीपीएससी पार्ट 2 में जो उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनको जारी करना चाहिए था। तो सर, जब आप लोग तो दूसरी बार में 94,000 को कुछ बाँटे थे नियुक्ति पत्र में, तो उस समय नीतीश जी भी बोले थे कि उनकी जल्द ही हम लोग समीक्षा करेंगे, उसकी जल्द ही बहाल करेंगे। तो पहले लेकिन अब पहले फेज में जो हमने टीआर 1 में जो हुआ था, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग ने जारी किया था, और टीआर 2 में 13 तारीख को हम लोगों ने नीतीश कुमार जी से बुलवाया भी था, 13 जनवरी को, कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर के आएंगे। लेकिन फिर नीतीश कुमार जी का मन इधर उधर हुआ और उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट को रोक दिया गया। सुशील कुमार मोदी ने बोला भी था कि 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। अब वो सरकार में आ गए हैं तो क्यों नहीं अब बोल रहे हैं, उन छात्रों के साथ में क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? और जब छात्र भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने जाते हैं तो उन पर लाठी मारते हैं और ये तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल होगा उनको हम टीआर 3 में हम बैठने नहीं देंगे। तो ये क्या तानाशाही का सरकार है? ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से सरकार चल रही है, भारतीय संविधान से सरकार चल रही है। सरकार इसे हर एक नागरिक को प्रोटेस्ट करने का, अपनी अभिव्यक्ति रखने का आज़ादी देता है, इससे आप वंचित नहीं कर सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सड़क सुनसान हो, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सदन सुनसान हो, इसीलिए 146 सांसदों को बाहर फेंक दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं झेल पाती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब किसान सड़क पे लेकर के आते हैं, आंदोलन लेकर के आते हैं, तो कांटे और बिजली का लाइन उसमें दौड़वाने का काम करते हैं। उससे भी जी नहीं भरता है तो उनके मंत्री के पुत्र उनके शरीर पे गाड़ी रौंदने का काम करते हैं। जब पहलवान बेटियां अपने इज्जत आबरू की रक्षा के लिए जब सड़क पे आती हैं जंतर मंतर पे, तो उनको उठा करके फेंक दिया जाता है। ऐसा आपने सुना था कि गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियां अपनी इज्जत सम्मान बचाने के लिए अपना मेडल प्रधानमंत्री के दहलीज पर जाकर के रख के आ रहे? एक ओलंपिक में पदक जीतना एक ड्रीम होता है, वर्ल्ड कप में पदक जीतना एक ड्रीम होता है, वो अपना मेडल लौटा करके आ रहे। ऐसा हालात आपने देखा था? ऐसा हालात आपने देखा था कि मणिपुर में हमारी माँ बहनों को नंगा घुमाया गया और डबल इंजन की सरकार वहां है, उस सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया। 9-9 महीने तक अपने परिजनों का लाश को दफन नहीं कर पाए, कोर्ट के आदेश के बाद अपने लाश दफन कर पाए, वो हाड़ मांस जो बचा था उसको। तो ऐसे हालात में प्रधानमंत्री ने पहुंचा दिया है। तो ये जिस तरीके से आसाराम का अंत हुआ, इस तरीके से इस देश में झांसाराम का भी अंत होगा।